हेलो गाइज, लेक्चर 1 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो सोशियोलॉजी 12th का चैप्टर 2 है, उसे उसका जो पहला जो लेक्चर है जिसमें हम माल्थस थ्योरी के बारे में पढ़ाए थे वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। और आज हम सेकेंड टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आज हम पढ़ाएंगे। देखिए, द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में मेनली हमको ये देखना है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किस हिसाब से होता है। डेमोग्राफी के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं लेक्चर फर्स्ट में। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा डेमोग्राफी क्या होता है। ठीक है, एक्चुअली सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जो है उसी को हम डेमोग्राफी कहते हैं। तो ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? एक फेज से दूसरे फेज में जाने को हम ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो है मेनली 3 फेज में होगा। ठीक है, ये थ्योरी कहता क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, ये थ्योरी ये बोलता है कि हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसी पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन डिपेंड होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन डिपेंड होगा। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो हम ये लिख देंगे, जब हमको लिखना होगा अगर बोर्ड के एग्जाम में, कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए जो 3 फेज होता है, सिंपल सी बात है, 3 फेज होंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट फेज होंगे वो क्या होंगे? फर्स्ट फेज में हम क्या देखेंगे कि जो अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है, ठीक है, अंडर डेवलप्ड सोसाइटी कुछ भी खास नहीं है, इतना अगर देख जाइएगा बहुत ही आसान टॉपिक है। अंडर डेवलप्ड सोसाइटी जो है, अंडर डेवलप्ड सोसाइटी, अंडर डेवलप्ड सोसाइटी में क्या होगा, डेमोग्राफी किस हिसाब से रहेगा, बस ये हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बर्थ रेट। देखिए यहाँ पे हम बर्थ रेट लिख देते हैं, बर्थ रेट, और यहाँ पे डेथ रेट। ठीक है, सब कुछ बताएंगे, बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, सेक्स रेशियो क्या होता है, सब कुछ आपको आगे जाके बताएंगे। ठीक है, अब देखिए बर्थ रेट जो होगा यानी कितने लोगों का जन्म हो रहा है 1000 लोगों में से। ठीक है, बर्थ रेट यही होता है। ठीक है, तो बर्थ रेट यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा, और डेथ रेट भी हाई होगा। देखिए फर्स्ट फेज में क्या होगा, अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ही पीछे होगा। ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनहेंसमेंट जो है बहुत ही लो होगा यहाँ पे। ठीक है, और ये यहाँ पे बर्थ रेट हाई होगा, डेथ रेट हाई होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर देखिए जो सेकेंड फेज आएगी, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये था ट्रांजिशन फेज है। ठीक है, ये ट्रांजिशन फेज है। ठीक है, यहां पे क्या हो जाता है, जो सेकेंड फेज जो है यहाँ पे क्या हो जाता है कि धीरे धीरे जो होता है मेडिकल फैसिलिटी आना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन देखिए जो सोसाइटी में जो चेंज आता है वो 2 तरीके के चेंज आते हैं। एक जो हो गया वो जो मेंटल स्तर पे हमारा चेंज आता है। ठीक है, जो पूरा सोसाइटी में सामाजिक स्तर पे चेंज आता है, जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, और एक होता है टेक्नोलॉजिकल स्तर पे जो चेंज आता है। अब देखिए जो सेकेंड फेज है यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल स्तर में तो चेंज आना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब टेक्नोलॉजी आती है सोसाइटी में तो उसे अपनाने में टाइम लगता है। ठीक है, और वो जो टाइम जो लैग हो जाता है ना, मतलब जब सोसाइटी में टेक्नोलॉजी आई और जिसे हम अपनाए, उस बीच में जो टाइम लैग होता है वही सेकेंड फेज है। ठीक है, इसे हम अपना नहीं पाए, मतलब मेंटल स्तर पे उतना हम हाई नहीं हो पाए, लेकिन टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो अब क्या होगा, बर्थ रेट तो हाई ही रहेगा, बर्थ रेट तो हाई रहेगा। ठीक है, और टेक्नोलॉजी जो है इसे हम अपनाने की वजह से क्या होता है, डेथ रेट लो हो जाता है। तो आप समझ लीजिए कोई टेक्नोलॉजी आया, हमारा न्यूट्रिशन अच्छा हो गया। ठीक है, न्यूट्रिशन अच्छा हुआ, मेडिकल फैसिलिटी अच्छा हो गया, एजुकेशन अच्छा हो गया, इस हिसाब से हम अच्छा रहन सहन हमारा हो गया। ठीक है, अच्छा रहन सहन की वजह से क्या हुआ, डेथ रेट लो हो गया। लेकिन हमें इतना अभी कैपेबिलिटी नहीं था कि हम ये सोच पाते कि बर्थ रेट को किस तरीके से लो करना है। ठीक है, अब देखिए मैरिज जो है वो डिले नहीं हो पा रहा है, जल्दी ही हो जा रही है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग नहीं है, इस वजह से क्या हो जा रहा है कि बर्थ रेट तो हाई ही रह रहा है, लेकिन डेथ रेट लो रह रहा है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड फेज में ही क्या होगा ना, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सेकेंड फेज में ही होगा।
पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है ये सेकेंड फेज में ही होगा। अब देखिए होता क्या है कि बर्थ रेट हाई होने से और डेथ रेट लो होने से क्या होगा कि ओवरऑल बर्थ रेट ज्यादा हो जाएगा डेथ रेट से। ये तो समझ गए, क्योंकि बर्थ रेट हाई है डेथ रेट लो है तो पॉपुलेशन की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो पॉपुलेशन सबसे जो ज्यादा होगा सेकेंड फेज में होगा, जो ट्रांजिशन फेज होता है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी आ गया, धीरे धीरे उसको हम अपनाना भी शुरू कर दिए, लोगों में एजुकेशन जो है लोगों के अंदर जाना शुरू हो गया। ठीक है, और लोग समझ गए हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करना है। तो थर्ड फेज आएगा, देखिए थर्ड फेज आएगा। थर्ड फेज में मेनली क्या होगा कि बर्थ रेट भी लो हो जाएगा। ठीक है, बर्थ रेट लो होने के बहुत सारे कारण होंगे, डिले मैरिज होंगे। ठीक है, और देखिए डेथ रेट भी, डेथ रेट लो था ही तो डेथ रेट लो हो ही जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, पॉपुलेशन धीरे धीरे फिर कंट्रोल हो जाएगा। तो पॉपुलेशन कम कहां पे होगा, आप देखिए फर्स्ट फेज में ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि बर्थ रेट मान लीजिए 100 हो रहा है। ठीक है, और डेथ रेट भी बहुत हाई है, मान लीजिए 99 हो रहा है, तो +1 ही हुआ ना पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे लो ही हो रहा है, यहाँ पे दोनों लो है, यहाँ पे बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है। ठीक है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी के कारण क्या हुआ, बर्थ रेट तो लो ही रह गया। ठीक है, और ना यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी के कारण बर्थ रेट डेथ रेट भी लो हो गया। ठीक है, तो इससे सोसाइटी में बैलेंस एक तरीके से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड फेज है, आप जो सेकेंड फेज देख रहे हैं, यहाँ पे बर्थ रेट भी हाई होगा और डेथ रेट भी हाई होगा। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक होगा उसे अब हम करेंगे। अब कॉमन कंसेप्ट एंड इंडिकेटर, अगला जो टॉपिक होगा वो हम देखेंगे कॉमन कंसेप्ट एंड इंडिकेटर। हमको नहीं लगता है कि इसमें आपको कुछ दिक्कत हो रहा होगा। थ्री फेज है, उसमें क्या है, फर्स्ट फेज में क्या होगा, अंडर डेवलप सोसाइटी होगा जिसमें बर्थ रेट हाई होगा, डेथ रेट हाई होगा। सेकेंड फेज ट्रांजिशन फेज होगा जिसमें क्या होगा, बर्थ रेट हाई होगा, डेथ रेट लो होगा। ठीक है, और थर्ड फेज जो होगा इसको हम डेवलप फेज कहेंगे, लिखना भूल गए थे, इसको हम डेवलप्ड सोसाइटी बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है दोनों लो होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉमन कंसेप्ट एंड इंडिकेटर, जो अगला टॉपिक है कॉमन कंसेप्ट एंड इंडिकेटर, उसे अब हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कुछ कॉमन कंसेप्ट एंड इंडिकेटर, जो बहुत ही बेसिक चीज है, कुछ इसमें हार्ड है नहीं। पहला देख लेते हैं बर्थ रेट क्या है। ठीक है, बर्थ रेट क्या है, बहुत नाम सुनते होंगे, बर्थ रेट क्या है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। अब देखिए मैं बस इतना ही यहाँ पे लिखा हूँ, लेकिन आपको समझना है कि एक एरिया होगा। ठीक है, एक एरिया होगा, इसमें 1000 पॉपुलेशन में कितने लोग जन्म लेते हैं, लाइव बर्थ, यानी जो बच्चे की मृत्यु हो गई है उसे नहीं गिना जाएगा, लाइव बर्थ यानी जिंदा बच्चा 1000 पॉपुलेशन पे। ठीक है, ये एरिया स्पेसिफिक होगा। अगर आपको इंडिया का बर्थ रेट निकालना है तो वो अलग होगा, किसी स्टेट का यानी बिहार का उसका अलग होगा। एक एरिया ले लेंगे, वहां पे 1000 पॉपुलेशन ले लेंगे। ठीक है, एक एरिया होगा, वहां पे 1000 पॉपुलेशन होगा, उसमें कितने लोग जन्म लेते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, एक ईयर में। ठीक है, एक ईयर में, ईयरली बेसिस पे मेनली देखा जाता है, या कोई भी टाइम को आप फिक्स कर सकते हैं। मेनली इंडिया में ईयरली बेसिस पे ही होता है। आप एरिया बेसिस पे कर दीजिएगा, तो एक इंडिया को ले लीजिएगा, एरिया तो इंडिया का हो जाएगा बर्थ रेट, और एक बिहार को ले लीजिएगा, यूपी को ले लीजिएगा, झारखंड को ले लीजिएगा, तो उस एरिया स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, यानी एक एरिया होना चाहिए और 1000 पॉपुलेशन होना चाहिए, उसमें कितने लाइव बर्थ होंगे उसी को बर्थ रेट बोलेंगे। समझ गए होंगे। डेथ रेट सेम यही फॉर्मूला है, लेकिन कितने लोग एक एरिया में 1000 पॉपुलेशन में मरते हैं, यहाँ पे जन्म लेते हैं, यहाँ पे मरते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ये कुछ नहीं है, इसको ग्रोथ रेट बोलते हैं, सुनते होंगे ग्रोथ रेट। जब डेथ रेट और बर्थ रेट का डिफरेंस जो होता है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, उसी को ग्रोथ रेट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, बर्थ रेट आपका निगेटिव में भी चला जाता है, जाहिर सी बात है चला जाएगा। कब जाएगा निगेटिव में, जब बर्थ रेट से ज्यादा डेथ रेट हो जाए। ठीक है, जब बर्थ रेट से ज्यादा डेथ रेट हो जाए तो आपका बर्थ रेट क्या होगा, निगेटिव में चला जाएगा। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बर्थ रेट अगर कम हो गया, ठीक है, और डेथ रेट ज्यादा हो गया तो आपका ये निगेटिव में चला जाएगा। ओके, अब देखिए बर्थ रेट रिप्लेसमेंट लेवल क्या है, 2.1, इसे याद कर लीजिएगा। जब 2.1 से कम हो जाएगा बर्थ रेट ना, तो फिर ज्यादा चांसेस होती है कि निगेटिव में हमारा बर्थ रेट चला जाए, इसे रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं। तो अभी रिप्लेसमेंट रेट जो है उसका नंबर क्या है, 2.1 रिप्लेसमेंट रेट।
रिप्लेसमेंट रेट, ठीक है, इसे 2.1 कहते हैं, ठीक है, ये 2.1 होता है। ये कभी कभी पूछ देता है, डायरेक्ट आपको पूछ देगा, पीसीएस एग्जाम्स में पूछता है, ठीक है। अब देखिए फर्टिलिटी रेट क्या होता है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप, ठीक है। अब देखिए फर्टिलिटी रेट होता है कि एक मेनली क्या है कि 1000 पॉपुलेशन में 1000 जो वुमेन है वहां पे कितना लाइव बर्थ होता है, ठीक है। चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप को भी इसमें लिया जाता है, यानी 15 से 49 ईयर को वुमेन को लिया जाएगा, ठीक है। उनका कितना लाइव बर्थ होता है 1000 वुमेन में से, ठीक है। जो ये कंसेप्ट है 1000 वुमेन में से यही सेम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बस वुमेन का लिया जाएगा फर्टिलिटी रेट में, वुमेन के ही डेटा को काउंट किया जाएगा और 15 से 49 ईयर तक वुमेन होना चाहिए, जो कि एज बियरिंग मीन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप है, ठीक है। और कुछ कंसेप्ट को देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक है वो ये है सेक्स रेशियो, ठीक है। सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स इन ए गिवन एरिया एट ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ठीक है। 1000 मेल में कितना फीमेल है ये हमको देखना है, ठीक है। द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, ठीक है। अगर हम बोल देते हैं 940 सेक्स रेशियो है, सिर्फ इतना हम बोल देते, इसका मतलब ये 940 क्या हुआ, ये फीमेल का नंबर हुआ, ठीक है। कभी कभी आप सुनते होंगे सेक्स रेशियो 950 ऐसे करके, ठीक है। इंडिया में 943 ऐसे सुनते होंगे, तो इसका मतलब हुआ ये फीमेल का नंबर है, मतलब 950 फीमेल है तो 1000 अपने आप मेल हो जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, जहां पे हम नंबर देंगे तो समझ जाइए फीमेल का नंबर है, सेक्स रेशियो में यही होता है, ठीक है। अब देखिए नेचर क्या करता है, हमेशा मेल को ज्यादा जन्म देता है, मेल का बर्थ रेट ज्यादा होता है हमेशा। ऐसा कारण क्या है, आप देखिए नेचर हमेशा खुद को बैलेंस करना चाहता है, इससे मेल और फीमेल बैलेंस रहे, उसका जो पॉपुलेशन बैलेंस रहे। इस थ्योरी को ध्यान से सुनिएगा। तो जनरली क्या होता है कि 1000 अगर मेल जन्म लेते हैं तो नेचर क्या करता है 985 फीमेल को जन्म देता है, ठीक है। 945 से 950 ऐसा इसलिए होता है कि फीमेल ज्यादा दिन जीती है। अब देखिए फीमेल का जो एज है वो ज्यादा होता है मेल से, मेनली ऐसा ही देखा गया, आप देखते होंगे, ठीक है। इसी कारण विडोहुड भी बढ़ गया, ठीक है, ज्यादा विडो हो जाती है इसी के लिए, क्योंकि मेल का जो एज होता है रफली कम होता है फीमेल एज से। और देखिए मेल जनरली बाहर काम करता है, ठीक है, तो मेल का डेथ रेट भी ज्यादा होगा, ठीक है। और फीमेल का क्या होता है ना कि रेसिस्टेंस जो होता है डिजीज के खिलाफ रेसिस्टेंस वो भी ज्यादा होता है, डिजीज रेसिस्टेंट ज्यादा होता है, डिजीज रेसिस्टेंट बॉडी होता है, ठीक है, फीमेल का। तो इसीलिए नेचर जानता है इस बात को, इसीलिए कम फीमेल पैदा करता है, मेल ज्यादा करता है, क्योंकि मेल ज्यादा डेथ कर जाएगा। पहले वार में जाते थे मेल, तो इससे क्या होता था कि मेल का डेथ रेट ज्यादा होता था। जाहिर सी बात है कि मेल का डेथ रेट ज्यादा होगा तो इम्बैलेंस ना हो, इसीलिए मेल ज्यादा पैदा होते हैं सोसाइटी में, ठीक है, फीमेल की अपेक्षा, ठीक है। और भी देखिए क्या हो गया है, मेल प्रेफरेंस सोसाइटी हो जाता है। कभी कभी सेक्स रेशियो में कमी क्यों आ जाती है, फिर भी सेक्स रेशियो में कमी क्यों आप देखिए, क्योंकि मेल प्रेफरेंस सोसाइटी है, ठीक है। मेल प्रेफरेंस सोसाइटी में क्या होता है कि मेल को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। हरियाणा साइड देखिएगा वहां पे तो सेक्स रेशियो और भी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। दिल्ली में भी बहुत कम है, तो मेल प्रेफरेंस सोसाइटी है, इसीलिए फीमेल की जो है रेशियो कम हो जाती है, ठीक है। इतना तो समझ गए होंगे। अगला है डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ डिपेंडेंट पीपल ऑन वर्किंग एज ग्रुप। अब देखिए जो 64 साल से ज्यादा के लोग हैं, डिपेंडेंट क्या होते हैं, जो 64 साल से ज्यादा के लोग हैं, ठीक है, और 15 साल से कम के लोग हैं, ठीक है। जो 15 साल से कम के लोग हैं और 64 साल से ज्यादा के लोग हैं, ठीक है, मोर देन 64 ईयर और 15 साल से कम है, ठीक है। ये दोनों जो डिपेंडेंट किस पे होंगे, जो 15 साल से लेकर के 64 साल तक के व्यक्ति हैं उस पे, क्योंकि ये वर्किंग एज है, वर्किंग एज है, समझ रहे हैं, वर्किंग एज है। अब देखिए ये क्या होता है कि ये वर्किंग एज है, ये नॉन वर्किंग एज है। 64 साल से ज्यादा के लोग जो रिटायर हो जाते हैं और 15 साल से कम के लोग जो बच्चे हैं, ठीक है, वो वर्किंग एज है। ये वर्किंग एज पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो कितने लोग ऐसे डिपेंडेंट हैं वर्किंग एज पे, उसी को क्या कहते हैं डिपेंडेंट रेशियो, ठीक है। यानी 15 साल से कम के लोग और 64 साल से ज्यादा के लोग कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं वर्किंग एज पे, उसी को क्या कहते हैं डिपेंडेंसी रेशियो, ठीक है। डिपेंडेंसी रेशियो इसी को कहते हैं। जाहिर सी बात है इसी को लेकर के अब देखिए 15 साल से 64 साल तक के लोगों को क्या माना गया है वर्किंग एज पॉपुलेशन। इसीलिए आप देखेंगे आर्टिकल जो है हमारा 21A
यहाँ पे क्या किया गया है, 14 साल तक के लोगों को फ्री एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन है, ठीक है। तो 14 साल तक के लोग वर्किंग नहीं हो सकते, ये हमारा संविधान भी बोलता है, आर्टिकल 21 है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। यहीं से आया है कि 14 साल तक के लोग को फ्री एजुकेशन, इसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। 15 से 64 तक के लोग वर्किंग एज में आते हैं, ठीक है। और 15 से कम और 64 से ज्यादा ये डिपेंडेंसी में आते हैं। तो ये कितना डिपेंडेंट है इस पे निर्भर करता है, ठीक है। इसी को डिपेंडेंसी रेशियो बोलते हैं। अब देखिए डिपेंडेंसी रेशियो जब बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, जैसे इंडिया में अभी क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा लोग मतलब यूथ है, जब यूथ बहुत ज्यादा होते हैं तो उसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोला जाता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोला जाता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोला। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कब होगा, जब वर्किंग एज बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब वर्किंग एज बहुत अच्छा खासा होगा तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होगा। कुछ जो और जो टॉपिक बच गए हैं इसे हम अगले टॉपिक में लेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में इसे हम लेने का कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका धीरे धीरे करके पूरा 12th का, साथ ही में हम कोशिश करेंगे 11th का जो एनसीईआरटी उसे भी पूरा तरीके से कंप्लीट कर दें। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो चैनल के नीचे में सब्सक्राइब करिए, चैनल नीचे में कमेंट करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और ज्यादा आपके लिए वीडियो ला सकूं। थैंक यू।